प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास मुंबई महाराष्ट्र से, पर फिलहाल ये रहते हैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया। बड़ी भगवान की अद्भुत कृपा है कि हर जगह से लोग देख रहे हैं और ये यूट्यूब की बड़ी कृपा है दया है यूट्यूब। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ आप लोगों से इस कि हमारे भारत में इतना पैसा है, पता नहीं कैसी कैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आईटी में भी हमारा नाम है बड़ा भारत देश का, तो हम यूट्यूब जैसे कुछ क्यों नहीं बना सकते? हम यूट्यूब जैसी एक जो इस तरीके की जो क्या बोलते हैं इसको, साइट बोलते हैं ना, भगवान जाने, तो ऐसा कुछ हमारा भारत का स्वयं का क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर यूट्यूब पे देखें तो आपको वीडियो डालने के बाद जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको 40% कट हो जाता है, 30 या 40% कटता है शायद, पता नहीं। तो हमारे भारत का हो तो ये कितना बढ़िया है। लोगों का ध्यान इस पे क्यों नहीं जाता है? जाता ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि मैं कुछ अलग स्पेशल थोड़ी सोच रहा हूँ, पर फिर भी अगर हो जाए तो बड़ा बढ़िया है, मतलब आनंद आ जाए, है ना। ऐसा ही बिल्कुल यूट्यूब से भी बढ़िया बेहतर जो इंजीनियरिंग के हिसाब से बनाया गया हो ऐसा। आइए विषय पे लेके आता हूँ। ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया कन्या लग्न की कुंडली बनी है। सबसे पहले बात करेंगे इनकी कुंडली के पंचांग से, आपका परिचय करा देता हूँ। जन्म होता है चैत्र माह में। ये बड़ा बढ़िया व्यक्ति, बड़ा खुश मिजाज और दूर रह करके धन कमाना और दूर ही रह करके धन बचाने वाला भी होता है। उत्तरायण में जन्म होता है। जब उत्तरायण में व्यक्ति का जन्म होगा तो उसकी कुंडली के सारे शुभ ग्रह बलवान हो जाते हैं, और जब जन्म कुंडली में शुभ ग्रह बलवान हो जाएंगे तो व्यक्ति की कुंडली बलवान मानी जाती है। वो कुंडली सकारात्मक बिहेवियर वाली होती है या शुभ फल प्रदायक होता है। जितने भी शुभ ग्रह, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा को शुभ ग्रह माना गया है, जिसमें से मूलतया जो चंद्रमा होते हैं वो बदलते रहते हैं पक्ष के आधार पे, और बुध बदलते रहते हैं शुभ ग्रह और पाप ग्रह के आधार पे। मतलब अगर वो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ गए चंद्रमा बुध तो शुभ ग्रह हो गए, गुरु के साथ बैठ गए तो शुभ ग्रह हो गए, और अगर शनि और मंगल के साथ बैठ गए तो पाप ग्रह हो गए। आपके बुध कैसे हैं? आपके बुध राहु के साथ बैठे हैं और उस पर शनि की दृष्टि है और किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस वजह से आपके बुध उत्तरायण में होंगे, शुभ ग्रह बलवान होंगे, लेकिन उस बुध पे राहु और शनि का प्रभाव है। इस वजह से आपको वो साहसी, जिद्दी, हठी, तिकड़मी और क्रिएटिव मानसिकता का बनाने के साथ साथ दुश्मनों पे हावी होना, परिस्थितियों को हराने की पूरी कोशिश करना और थोड़ी जल्दबाज प्रवृत्ति, बालकपन की प्रवृत्ति वाले बनाएंगे। मतलब आपकी कुंडली के बुध पापक हैं। क्लियर है? आगे बढ़ के बात करते हैं। रविवार को जन्मे हैं आप, और आपकी कुंडली में रविवार यानी कि सूर्य, वार के स्वामी सूर्य 12वें के अधिपति हैं, सप्तम में बैठे हैं और मंगल से दृष्ट हैं। तो कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव सबसे खराब ग्रह बनते हैं। मतलब तृतीयेश और अष्टमेश होकर के जब चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो ये व्यक्ति को घर पे रहने से दिक्कत होती है। वो घर पे जब आएगा तब उसको थोड़ी बहुत परेशानी होती है। चतुर्थ स्थान में शनि मंगल बैठे हैं, चतुर्थेश जन्म कुंडली के अष्टम में और अष्टमेश जन्म कुंडली के चतुर्थ में। तो मंगल और गुरु का जो परिवर्तन होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी भी देने वाला होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति चतुर्थ में बैठे हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी अष्टम में बैठे हैं। तो अब यहाँ व्यक्ति का जो कंसंट्रेशन है वो उस जगह पे ना जाकर के, कई बार परिस्थिति जहाँ पे ले जाना चाहती है वहाँ ना जाकर के व्यक्ति कई बार दूसरी चीज़ों में भटकता हुआ ऐसा देखा जाता है। उसको उसके घर में जब कभी भी वो आएगा तो थोड़े बहुत मानसिक कलह और कष्ट में उसको बीतते देखा जाता है। मातृपक्ष की स्थिति कमज़ोर होती है। मामा मामी, नाना नानी, इन लोगों का परिवार थोड़ा रुग्ण सा होता है, और माता को भी प्रायः एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो लगभग चलती सी रहती है, वो ख़त्म होती नहीं है। इसके साथ साथ जब चतुर्थ और अष्टम भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन होगा या आपस में परिवर्तन योग बनाएंगे तो ये व्यक्ति को मेहनत करने पे विवश भी करेंगे और संपत्ति इकट्ठा करने में भी व्यक्ति को दिक्कत होती है। इस अवस्था में उसके जीवन में लगातार लायबिलिटीज बनी रहती है ऐसा। और रविवार को जो लोग जन्मे होते हैं वो प्रतापी होते हैं,
पुण्य अर्जित करने पे उनका ध्यान ज़्यादा होता है। वो सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त होकर के थोड़ी चिंताओं में ग्रसित रहने वाले, क्षत्रिय की भांति मेहनत, पराक्रम, गाय, ब्राह्मण और माता पिता की सेवा करने वाले। याद रखिएगा, एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। सूर्य लग्न को देख रहे हैं, शनि लग्न को देख रहे हैं। सूर्य की दृष्टि जब लग्न पे जाएगी तो व्यक्ति क्षत्रिय के गुण को धारण करने वाला हो जाएगा। क्षत्रिय कौन है? शुद्ध विशुद्ध क्षत्रिय, खानदानी क्षत्रिय कौन है? जो गायों में श्रद्धा रखता हो, जो ब्राह्मणों का आदर करता हो और जो सदैव सबकी सुरक्षा का भाव रखता हो, वस्तुतः वही क्षत्रिय है। जो परंपराओं का पालन करता हो, है ना। कई बार तो ये ग्रंथ भी कहते हैं कि जिस कुल खानदान में विधवा विवाह हो जाता है उसका क्षत्रियत्व और ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है, वैश्य गुण का भी उसके अंदर से प्रभाव कमजोर हो जाता है। बड़ी अच्छी बात है और अद्भुत बात है। हमारे सनातन धर्म में एक ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर न दिया गया हो। विवाह हो गया विधवा का और क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं तो क्षत्रिय कुल नष्ट हो गया। ब्राह्मण कुल में हैं, विधवा की शादी हो गई, विधवा का विवाह दोबारा हो गया, तो ऐसा पूर्व में है, ग्रंथों में भी लिखा है। तो क्या बात कहे कि ऐसी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। तो लग्न पे सूर्य की दृष्टि, जहां व्यक्ति को क्षत्रिय के, एक क्षत्रिय की भांति गुणों को रखने वाला, सूर्य और मंगल अगर लग्न को देखेंगे तो क्षत्रिय की भांति, और शनि व्यक्ति को दास प्रवृत्ति का बना देते हैं, जहां व्यक्ति किसी दूसरे के लिए काम करता हुआ नजर आता है। शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं तो मृदुभाषी हैं, बोलने में अच्छे हैं, और अष्टम भाव में चंद्रमा, केतु, शुक्र और गुरु का प्रभाव, चंद्रमा के ऊपर दो शुभ ग्रह का प्रभाव, शुक्र और गुरु अष्टम भाव में खराब नहीं होंगे। यहाँ चतुर्थ भाव में मंगल बैठे, मंगल और उस चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि, तो माता को प्रायः एक लंबी बीमारी हो जाती है। चतुर्थ स्थान पे भी केतु की दृष्टि है, शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ स्थान पे पड़ गया, और चंद्रमा चतुर्थ स्थान के जो स्वामी हैं गुरु, वो चंद्रमा के साथ बैठ गए। इस वजह से माता हैं तो, मातृभूमि से प्रेम है तो फिर भी व्यक्ति को बाहर रहना पड़ता है ना। और व्यक्ति कई बार बाहर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। घर पे रहेगा तो कलह होगा, और घर पे आएगा तो माता के स्वास्थ्य में भी निगेटिविटी आएगी। उनसे संबंध बना रहे, उनकी सेवा होती रहे। मैंने एक सिद्धांत और बताया था कि जब चतुर्थ स्थान पे शनि मंगल आदि ग्रहों का प्रभाव हो जाए, शनि मंगल का प्रभाव हो जाए, तो व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने मेहनत से इकट्ठा करता है। वो किसी से भी कभी कुछ मांगने नहीं जाता, बड़ा पराक्रमी, धीर और गंभीर होता है, और पुण्य अर्जित करने में उसका ध्यान सदैव लगा रहता है। अनुभवी, कंसंट्रेशन के साथ काम करना, थोड़ा रोग से युक्त गैस्ट्रिक पेशेंट होता है। शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि के चंद्रमा होते हैं पापक। इस वजह से जब ये चंद्रमा पापक हो जाएंगे तो पापक होने के कारण व्यक्ति को धन अब लगातार किसी प्राइवेट कंपनी में या विदेशों से या एक जैसा धन और मन नहीं रहता है। कभी ज़्यादा धन कमाएगा, कभी कम धन कमाएगा। तो ज़्यादा धन कमाने से तो चलो ठीक है स्थिति में, पर कम धन कमाने के कारण यही चंद्रमा जब केतु के प्रभाव में आ जाते हैं तो ये व्यक्ति को अब चिंतित करने के लिए काफ़ी हो जाते हैं। अब व्यक्ति को चिंताएं कोई ना कोई घेरे रहती है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हैं चिरचीटा, जिसको आपामार्ग बोलते हैं। आपामार्ग की जड़ अपने गले में रविवार के दिन धारण करना चाहिए, चांदी की ताबीज में भर के। ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः, इस मंत्र का जप सदैव व्यक्ति को 108 बार प्रत्येक दिन करना चाहिए। गुरु मंत्र से दीक्षित होइए, गुरु की आज्ञा का पालन करिए, ग्रंथ का दान करिए, घी का दान करिए, गुलाब के पुष्प की माला लोगों को भेंट स्वरूप दिया करिए, ठाकुर जी को गुलाब और तुलसी की मंजरी अर्पित करिए। कुशा का दान किया जाए, कुश की आसनी बना करके खरीद लीजिए या बनाइए स्वयं से, दुकान से खरीद करके लोगों को दान दे दीजिए। या ऊन दान किया जा सकता है ना, जो जिससे ऊनी कपड़े बनते हैं वो कपड़े। ठंडी का दिन आ रहा है, अब पता नहीं आप तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो सदैव ठंड रहती होगी ना, पता नहीं मौसम तो भगवान जाने, पर जो भी है आपको ऊनी कपड़े गरीब और जरूरतमंद को दान करना चाहिए, इससे आपका प्रभाव बढ़ता रहेगा। तो ये मैंने नक्षत्र पे बात की। अश्विनी नक्षत्र अच्छा है, कोई खराब नक्षत्र नहीं है। वैधृति योग क्षत्रिय वर्ण और
देवगण होगा। क्षत्रिय वर्ण के होने के कारण व्यक्ति में साहस, बल है, चीज़ों को समझने की शक्ति है, अपनी सुरक्षा करने का भाव है। लग्न पे सूर्य की दृष्टि है तो और क्षत्रिय गुण बढ़ जाएगा। लेकिन देवगण के हैं तो देवगण के होने के कारण व्यक्ति का दाम्पत्य ठीक रहता है, वो कलुषित मानसिकता का नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा लोगों से मित्रता बनाने वाला होता है, शत्रुगत व्यवहार करने वाला नहीं होता और जियो और जीने दो के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब पंचांग ठीक बैठा है। अब मैं आपको ग्रह स्पष्ट कर देता हूं। लग्न का मान 16 अंश 22 कला हस्त नक्षत्र का लग्न बना है और यह नक्षत्र हस्त नक्षत्र का दूसरा चरण होगा। इसमें एक बात और बता दूं तो लग्न 16 अंश का बहुत ही प्रबुद्ध और श्रेष्ठ लग्न कहा जाता है। केंद्र में द्विस्वाभाविक राशियां बनी हैं, इस वजह से व्यक्ति न तो बहुत ज्यादा चंचल है न तो बहुत ज्यादा स्थिर है। वो अपने कमाए हुए धन को ही दान करता है, किसी दूसरे के धन पे उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो जहर के समान उसको समझता है, ढेले के समान समझता है। कन्या लग्न की कुंडली में अचानक से धन प्राप्ति के बहुत सारे योग बने हैं, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बने हैं, वाणी बड़ी कुशल, मजबूत और इच्छा के आधार पर वाणी व्यक्ति तैयार करता है। सामने वाले को जैसा सुनना है वैसी ही वाणी वो तैयार करता है। बड़ा शुद्ध, बड़ा प्रबुद्ध और बड़ी श्रेष्ठ कुंडली बनेगी। लग्न के मान में अगर डिफरेंशिएशन नहीं है, मैंने क्या बात कही थी, भाव संविभाजन के आधार पे जब आप चलित चक्र का निर्माण करेंगे तो उसमें ग्रह लग्न का मान अगर मध्य का बना है तो कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में बदलेगा नहीं। यहां पे भी भाव संविभाजन के सिद्धांत के आधार पे कोई भी ग्रह कुंडली में बदल नहीं रहे हैं और कुंडली में ग्रह जब नहीं बदलेंगे तो व्यक्ति की कुंडली बलवती हो जाती है, उसकी परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति चौगुनी हो जाती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की व्यवहार कुशलता, व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति की आयु, ये सब बड़े श्रेष्ठ और अच्छे हो जाते हैं। मतलब इस मामले में कुंडली को बलवान कह सकता हूं। लग्न का मान अच्छा है, लग्न पे शनि सूर्य का प्रभाव है, लग्न पे शनि की दृष्टि से यहां व्यक्ति थोड़े से प्रतियोगिताओं से जीतने वाला, प्रतियोगिता करने वाला, नौकरी करने वाला, क्योंकि षष्ठेश भी होते हैं ना। कन्या लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश के साथ षष्ठेश होकर के दशम में चतुर्थ स्थान में बैठ करके दशम को देख रहे हैं, तो व्यक्ति अपने बल पराक्रम के आधार पर नौकरी प्राप्त करता है और शनि इनको नौकरी देने वाले ग्रह बन रहे हैं। वही शनि इनको सामाजिक भी बना रहे हैं, वही शनि और मंगल व्यक्ति को माता पक्ष के रुग्णता का कारण भी बन रहे हैं, वही शनि और मंगल जो बैठे हैं वो व्यक्ति को मेहनत करने पे और अपने जन्म स्थान से दूर जाने पे विवश भी कर रहे हैं। क्लियर है? द्वितीय भाव खाली है, तृतीय भाव खाली है। चतुर्थ स्थान में शनि मूल नक्षत्र में 8 अंश पे बैठे हैं और मंगल 24 अंश पे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। शनि का मूल नक्षत्र में बैठना और जिस अंश पे बैठे हैं उस आधार पे मैं एक बात बता दूं तो अगर गुरु की दृष्टि शनि पे नहीं होती तो व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होता, साथ ही साथ वो अपने धर्म ग्रंथों का आदर करने वाला भी नहीं होता, वो ज्योतिष में और परंपराओं में विश्वास करने वाला भी नहीं होता। तो जो पंचमेश शनि चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण का राजयोग लगाए हैं, अष्टमेश के साथ पंचमेश की युति होकर के चतुर्थ स्थान में गुरु से दृष्ट हो रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति के अंदर धर्म, शालीनता, व्यवहार कुशलता और चीज़ों को समझने की शक्ति, प्राप्त करना, मेहनत करने का बल और भाग्यशाली होने का प्रभाव, ये सब मिलता रहेगा। मंगल जन्म कुंडली में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति फैशनेबल होता है, फैशन को समझने वाला होता है। जबकि शनि मूल नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति कम से कम अनुभवी, शास्त्रज्ञ, धर्म की रक्षा करना, मोक्ष की गति को प्राप्त करना, समाज सेवा करना। 12वें भाव में केतु, ये पूर्व जन्म में भी व्यक्ति यही करता रहा था, इस जन्म में भी व्यक्ति लोगों की सेवा करना चाहता है और अपने परिवार का समुचित तरीके से भरण पोषण भी करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे पास पैसे आए तो मैं लोगों को दूं और दुनिया देखे। ऐसा भाव इसलिए आता है क्योंकि आपकी कुंडली के 12वें भाव में केतु बैठे हैं और गुरु, शुक्र और चंद्रमा एक साथ अष्टम भाव में बैठ करके आपको बड़े ही सपाट हृदय का, बड़ा स्पष्ट और विश्वसनीय बना देते हैं। जो घर में थोड़ा बहुत कलह होता है, जो मानसिक अशांति होती है, जो घर से दूर जाने की नौबत पड़ी है, वो चतुर्थ स्थान के शनि, मंगल, राहु, केतु के प्रभाव के कारण पड़ी है। आगे बढ़ के बात करेंगे। जन्म कुंडली के षष्ठम स्थान में बुध नीचा विलासी हैं, लेकिन आपको फिर भी वो शतभिखा नक्षत्र में राहु के साथ बैठ करके साहसी बना रहे हैं। जबकि 29 अंश 23 कला के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के राहु देव आपकी कुंडली में आपको बलवान, समझदार, तिकड़मी, क्योंकि ये पुरुष की कुंडली है,
विषम संख्या की राशि में राहु देव बैठे हैं तो कभी कभी व्यक्ति को साहसी भी बना देते हैं। वैसे ये सामान्यतः ठीक ठाक परिणाम करेगा। जबकि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में सूर्यदेव निर्बल हो जाते हैं, 6 अंश 29 कला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं और जो स्थिति उनकी बनी है उसके आधार पर व्यक्ति में न्यायप्रियता, थोड़ा आलस्य, थोड़ी कुंठा, थोड़े से चिंताओं से युक्त, धन की चिंताएं सदैव व्यक्ति को परेशान करती हैं, व्यय लायबिलिटीज रहती है और व्यक्ति आलसी भी होता है। सूर्य सप्तम भाव में निर्बल हो जाते हैं, वो पश्चिम दिशा है। घूमने की दिशा कैसे है सूर्य की? सूर्य पूरब से उगते हैं, दक्षिण में जाते हैं और फिर पश्चिम में जाकर के अस्त हो जाते हैं। उत्तरी क्षेत्र में वो आते नहीं हैं। इस वजह से ये कई बार, मतलब हम भारतीयों के लिए, हमारे लिए मैं जो बात कर रहा हूँ, तो सूर्य कैसे घूमते हैं? सूर्य ऐसे पूरब में उगे, ऊपर दक्षिणी क्षेत्र में गए, आसमान में प्योर, और फिर पश्चिम को चले गए। तो ये सूर्य के घूमने का क्रम है, पूरब से पश्चिम की तरफ। तो इस हिसाब से पश्चिम दिशा में सूर्यदेव कमजोर या बलहीन हो जाते हैं। उस पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और उस सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि जा रही है और मंगल अष्टमेश होते हैं। तो 12वें भाव के अधिपति के ऊपर जब अष्टम भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति के जीवन में सूर्य और मंगल की दशाओं में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होगा। साथ ही साथ जब गुरु की अंतरदशा या गुरु की महादशा या गुरु का अंतर प्रत्यंतर आएगा तब व्यक्ति के जीवन में बनने वाले विपरीत परिस्थितियों का शमन होगा, तभी जाकर के कुछ चीजें ठीक होंगी। अष्टम भाव में गुरु, चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं। शुक्र अपने नक्षत्र में व्यक्ति को बड़ा ही शीतल मानसिकता का बना रहे हैं। चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में वात जनित समस्या दे रहे हैं। गुरु अश्विनी नक्षत्र में 8 डिग्री के बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को धार्मिक, मर्मज्ञ, संवेदनशील नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत जल्दी बेचैन नहीं होता है, सर्प की भांति नहीं होता, थोड़ा स्थिर होता है। तो चीज़ों को और परिस्थितियों को समझने में व्यक्ति समय लेता है, उसके आधार पे ही वो कोई निर्णय लेता है। नवम भाव खाली, दशम भाव खाली, एकादशवां खाली और 12वें भाव में केतु व्यक्ति को धार्मिक, मंत्र जापक, माता को बीमारी देने वाले बन रहे हैं। अगर आप बात करें तो कुंडली के केंद्र में 2 घर भरे पड़े हैं, शनि, मंगल और सूर्य। केंद्र में जब शनि और मंगल और सूर्य जैसे ग्रह आ जाएंगे तो व्यक्ति को उसके जीवन की विपरीत परिस्थितियों से जो नुकसान होता है उसको थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि केंद्र को तटस्थ होने का योग लग जाता है। जब भी कोई पापक ग्रह केंद्र में आ जाता है तो अपने पापक प्रभावों को कमजोर कर देता है। मतलब जितना ये नुकसान 12वें, दूसरे, तीसरे, 6वें, 8वें में कर सकते थे शनि, मंगल और सूर्य, अब वो उतने नुकसान नहीं करेंगे, सामान्य नुकसान करेंगे अपनी दशाओं में। अब मैं आपसे इनकी कुंडली के नवांश पे आपका ध्यान लेके आता हूं। यहाँ के भाग्य भाव के स्वामी यानी कि शुभ ग्रह यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। और जरा ध्यान से देखिए, यहाँ के धन भाव के स्वामी दशमांसा चक्र के लग्नेश बन रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, ये बहुत अच्छा होता है। शास्त्र कहता है ज्योतिष का कि अगर दशमांसा चक्र का लग्नेश लग्न चक्र के द्वितीयेश या लाभेश होते हों या स्वयं लग्नेश हो जाते हों, मतलब क्या है कि अगर यहाँ दशमांसा चक्र में या तो 4 नंबर लिखता क्योंकि यहाँ के लाभ भाव के स्वामी हैं, या तो 6 नंबर लिखता जो कि यहाँ के लग्नेश यहाँ लिखता, या तो यहाँ का 7 नंबर का अधिपति यहाँ 7 नंबर का अधिपति होता। तो यहाँ के धन भाव के स्वामी या लाभ भाव के स्वामी या लग्न भाव के स्वामी अगर दशमांसा चक्र के लग्नेश बनते हो तो आंख बंद करके हम ये बात कह सकते हैं कि व्यक्ति की प्रोग्रेस टेक ऑफ करने वाली होती है और बहुत अच्छी मेंटेन करती है। आसपास के लोगों के द्वारा उसको बड़ा सम्मान प्राप्त होता है, वो धनाढ्य होता है, अर्जित करता है धन, और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में उसकी कुंडली और कुंडली में बैठे ग्रह उसकी सहायता भी करते हैं। क्लियर है? यहाँ अगर आप नवांश चक्र में देखेंगे तो सूर्य स्वग्रही होकर बैठे हैं जो सुखदायक हैं। नवांश चक्र के 3य भाव में चंद्रमा स्वग्रही व्यक्ति को विवाह के नेचर को लेकर के बड़ा ही कोमल भाव देते हैं। नवांश कुंडली के 2 भाव में शनि, राहु और गुरु बैठे हैं जो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में थोड़े बहुत संघर्ष के साथ न्याय बोलने वाला, न्याय प्रिय बोलने वाला, कड़वा कठोर बोलने वाला, लेकिन सत्य बोलने वाला, धनाढ्य, दार्शनिक और भाग्यशाली दाम्पत्य में स्पाउस मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप नवांश चक्र को देखेंगे तो यहाँ शनि मित्र की राशि में और गुरु उच्चाभिलाषी
चंद्रमा स्वग्रही, सूर्य स्वग्रही, शुक्र स्वग्रही, मंगल सुग्रही और बुध मित्र की राशि में, बुध और शनि का परिवर्तन। इससे बढ़िया नवांश कहीं कुछ होता है क्या? इसका अर्थ होगा कि नवांश चक्र के मजबूत और श्रेष्ठ बन जाने से कुंडली की प्रोग्रेस पे बिल्कुल ही गारंटी मिल जाती है कि कुंडली में ग्रह कमजोर नहीं है। अगर नवांश चक्र में चंद्रमा, शनि, सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध का परिवर्तन शनि के साथ, ये अगर इतनी सारी चीज़ें, सभी ग्रहों का आपस में संबंध अच्छा बन रहा हो, सभी ग्रह अगर अच्छे बन रहे हों, तो व्यक्ति का दाम्पत्य बड़ा ही श्रेष्ठ, गंभीर और मजबूत होता है। उसमें कोई भी छुपा हुआ सत्य नहीं होता है, ये बात पक्की है। पर एक बात याद रखिए कि विवाह जो होता है वो थोड़ा प्यार, थोड़ा झिझक, थोड़ा सा सम्मान और सब चीज़ों का मेल होता है। इसमें से अगर एक भी चीज़, जैसे आपको बताऊं कि अभी हरियाणा का चुनाव हुआ है, चंडीगढ़ हरियाणा में, तो वहाँ पे बीजेपी की जीत हुई, बीजेपी वहाँ पे जीत गई। पर वहाँ जीतने के पीछे का एक कारण ये हो सकता है कि वहाँ आरएसएस प्रमुखता से, मजबूती से अपना प्रचार कर रहा था बीजेपी का। तो बीजेपी क्या हो जाएगी कि एक फिल्म जो आप देख रहे हैं, या एक व्यक्ति जो बिना धर्म का है, जिसके जीवन में राम जी नहीं है, जिसके जीवन में ठाकुर जी नहीं है, तो उसका जीवन कैसा निरस होगा। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, जिसके जीवन में परंपरा नहीं है, तो उसी तरीके से हमारा जो विवाह होता है वो कई सारी चीज़ों का मेल होता है, जहाँ पे भावनाएं होती हैं, प्रेम होता है, दुलार होता है, बचकानी हरकतें होती हैं, कभी सत्य, कभी झूठ, कभी हंसी, कभी ठिठोली, कभी लड़ना, कभी झगड़ना, कभी प्रेम से दो बातें कर देना, इन सभी चीज़ों का मेल होता है। इन सभी चीज़ों को मिलने से ही विवाह का असली स्वाद आता है और जीवन का आनंद आता है। असली पत्नी, यहाँ पे मैंने एक बात कही थी कि दार्शनिकता मिलेगी। क्यों दार्शनिकता मिलेगी? क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है, द्वितीय भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है। शनि और बुध का परिवर्तन जो हुआ है वो बड़ा निर्णायक होगा। तो कैसा होगा? तो वो उनकी जो पत्नी होगी वो पति के साथ न्याय करने वाली, चिंतन में उनका ध्यान ले जाने वाली, और शुद्ध असली पत्नी वही होती हैं जो दुनिया भर की चीज़ें कर दे, वो असली पत्नी नहीं होती। ओरिजिनल पत्नी वो है जो पति को ठाकुर जी के मार्ग पे ले जाए, भगवान के मार्ग पे ले जाए, दोनों मिल करके मोक्ष का मार्ग तय करें। वस्तुतः दाम्पत्य इसे ही कहते हैं। तो यहाँ पे कुंडली में ये बात 100% सिद्ध होती है कि व्यक्ति का दाम्पत्य कमज़ोर, खराब या पिटा हुआ नहीं है। नवांश चक्र अगर आपकी कुंडली का अच्छा बना है तो नवांश चक्र को बीज चक्र कहा जाता है, बीज कुंडली कहा जाता है। लग्न चक्र में अगर ग्रह थोड़े कमज़ोर हैं, नवांश चक्र में अगर ग्रह मजबूत हो रहे हैं, तो इस बात की 100% गारंटी दी जा सकती है कि कुंडली कभी भी असफल या असिद्ध नहीं होगी। उसका सिद्ध होना निश्चित रूप से पक्का हो गया है। उसी तरीके से दशमांसा चक्र का एक सिद्धांत है जो आपको बता दूं। दशमांसा चक्र के लग्नेश अगर द्वितीय भाव में बैठे हों तो ये बात विश्वास से रख लेना चाहिए कि व्यक्ति का धन उसके कर्म से आता रहेगा, उसका काम उसको धन देता रहेगा। लग्न पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो काम को लेकर के जो दृष्टिकोण होता है, जो एक उसका जो फंक्शन होता है काम को लेकर के करने का, वो बड़ा ही अद्भुत और विशारद होता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि कुंडली अच्छी बनी है, लग्न से ज़्यादा नवांश चक्र मजबूत बना है। अगर जो कभी मन परेशान हो रहा है, कभी चिंताएं घेर रही हैं, तो वो शनि मंगल के चतुर्थ स्थान पे बैठने के कारण, और जो कभी आपने धन इकट्ठा करने में अपने आप को असफल महसूस किया है या असहज महसूस किया है, या कभी आपको लगा है कि मैंने जितनी मुझे इकट्ठा करना चाहिए था या जितना मुझे अर्जित करना चाहिए था उतना मैं नहीं कर पाया हूँ, तो उसके पीछे का एक कारण हो सकता है कि चतुर्थ भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं। इसका एक नुकसान वाला पक्ष ये भी हो सकता है कि व्यक्ति जब जब कोई नया चीज़ करना चाहता है, जब जब कुछ दूसरा चीज़ करना चाहता है, तो केतु की दृष्टि 12वें भाव से बैठ करके चतुर्थ स्थान पे जब देखती है तो व्यक्ति के जीवन में वो 98% काम ला करके और 2% के लिए बिगाड़ देती है। तो इसमें केतु के लिए गणेश जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ महीने में 1 बार आवश्यक रूप से हो, हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 7 बार हो, सूर्य को साष्टांग प्रणाम किया जाए, वो आपकी कुंडली के व्ययेश हैं। बाहर रह करके अगर धन कमाना चाहते हैं तो आपको सूर्य को मनाना होगा और गणेश जी की पूजा करनी होगी। एक बात और कर दूं कि किसी भी अवस्था में हमारी कुंडली में जो ग्रह कमज़ोर है, अष्टम भाव में बैठा है, अष्टम भाव में 3 शुभ ग्रह बैठे हैं, ये सबसे बढ़िया होगा।
यहाँ से व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग मिलता है। मृत्यु बड़ी आसान सरल तरीके से और बिना बेचैन हुए छटपटाहट के से मुक्त होते हुए हो जाती है। परिवार से घिरा हुआ व्यक्ति रहता है, उसकी मृत्यु होती है, उसका धन उसके लोगों को जाता है और मृत्यु के बाद व्यक्ति के परिवार को बड़ी अच्छी संपत्ति भी प्राप्त होती है। क्लियर है? इस वजह से बीमा पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस वगैरह ले लेना चाहिए। जो भी बातें बनती हैं वो आप, वैज्ञानिक युग है तो आपको कर लेना चाहिए। अभी आगे मंगल की दशा आ रही है, सावधान रहना होगा हमें अपने घर के माहौल को लेकर के, पति पत्नी के बीच मतभेद को लेकर के, इसी मंगल की दशा में दूसरी संतति के स्वास्थ्य को लेकर के, इसी मंगल की दशा में हालांकि दाम्पत्य का सुख तो इस कुंडली में बहुत अच्छा देख रहा हूं। अगर कुंडली नहीं मिला करके किए होंगे तभी विवाह में दिक्कत हो सकती है, अन्यथा इस कुंडली का दाम्पत्य बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त मंगल की दशा में वास्तु देवता की पूजा करनी होगी। अपने घर से बाहर निकलने से पहले एक घी का दीपक जला करके उनको प्रणाम करके वास्तु देवता की जय ऐसा बोल करके तब घर से बाहर निकला जाए। आपके स्वप्न बड़े विचित्र हैं और वो प्रामाणित भी हैं। इस वजह से मैं ये बात कहता हूं कि स्वप्न जो भी देखें उससे अपने भविष्य का निर्धारण करें और भविष्य को समझने की कोशिश करें। आपके स्वप्न में भविष्य के राज छुपे होते हैं। आपकी कुंडली का स्वप्न शास्त्र बड़ा बढ़िया होगा। अष्टम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं और शुभग्रह होकर के समाधिस्थ बहुत बढ़िया होता है। अष्टम भाव में शुक्र का प्रभाव खराब नहीं है। वहां मेष राशि में अग्नि तत्व में बैठे हैं, अग्नि तत्व की राशि बनी है। शुक्र और गुरु वायु तत्व, चंद्रमा वहां पे जल तत्व के अधिपति होकर के बैठे हैं। इस वजह से हमें वहां पे थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति में ससुराल वालों से मतभेद नहीं करना चाहिए। आपकी वाणी बड़ी अच्छी है, इसका सदुपयोग आपको हमेशा ही करना चाहिए। इस कुंडली में हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है, हम नौकरी करने वाले हैं और साहसी भी हैं। इस कुंडली के आधार पे ये कुंडली बहुत अच्छा धन भी इकट्ठा करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है कि व्यक्ति बोलता बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में पराक्रम बढ़ाने की आवश्यकता है। ठाकुर जी की पूजा, बजरंग बली की आराधना, ये सब आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाले होंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में धन, संपत्ति, मानसिक सुख, चल अचल संपत्ति इकट्ठा करने का योग भी बना हुआ है। ये कुंडली आईटी, मोबाइल, टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकती है। कुंडली में एजुकेशन में कभी कभी बाधाएं भी उपस्थित हो रही हैं, स्वास्थ्य के कमजोर होने के कारण, या कई बार जितना व्यक्ति पढ़ना चाहता है उतना नहीं पढ़ पाता है। अगर यह है तो ये मंगल के ऊपर या शनि के ऊपर केतु की दृष्टि के कारण होता है। जन्म कुंडली में तिकड़म, स्वभावगत, परिस्थिति के हिसाब से बदलना, परिस्थिति के हिसाब से दुश्मन और मित्र बनाना, ये बुध और राहु के कारण सष्टम स्थान पे वर्ग के आधार पे, अष्टक वर्ग के आधार पे बता रहा हूं कि आपको नौकरी ही करनी चाहिए। व्यापार में योग थोड़े कम से है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली का रिसर्च बहुत अच्छा है, वो बहुत ही सकारात्मक है और आप बेहतर हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भाग्य भाव का स्वामी और भाग्य का कारक अष्टम भाव में है। इस वजह से पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, उनके निमित्त दान, अमावस्या को आवश्यक रूप से किसी ब्राह्मण को बुला करके उसको दान दीजिए। किसी गौशाला में प्रत्येक अमावस्या को आवश्यक रूप से कुछ दान दिया जाए। किसी ब्राह्मण को प्रत्येक महीने दान देना चाहिए, ये बहुत आवश्यक होगा। इससे भाग्य की वृद्धि होगी। देने का अर्थ होता है 200-500 रुपया जो भी बन पड़े, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से इसे दे सकते हैं, क्योंकि भाग्य भाव उससे बल होता है। वही जो आप दे रहे हैं वस्तुतः वही आपका अपना है। मैं अपने बारे में आपको अगर बात कह दूं, एक नंबर की पर्सनल बात, कि मैं अकाउंट खाली करके भी लोगों को देता हूं। कैसे? मंदिरों में देता हूं, गौशालाओं में देता हूं, है ना, जरूरतमंद को देता हूं। अकाउंट माइनस में चला जाता है, खाली हो जाता है, तो भी देता हूं। तो ये जो आप दे रहे हैं वस्तुतः वही आपका अपना है। इसके बाद बात करते हैं तो दशम स्थान की जो स्थिति बनी है उसके आधार पर कुंडली प्रोग्रेसिव है। इसमें कोई संशय नहीं है कि आप प्रोग्रेस करेंगे और बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेगी ये कुंडली। भाग्यबल ठीक है, थोड़ा कमजोर हो रहा है इस वजह से, क्योंकि भाग्य के अधिपति भाग्य के कारक अष्टम में जा रहे हैं। इसे भाग्य भंग योग कहते हैं। बाकी आपकी कुंडली में ऐसी कोई कमजोरी वाली बात नहीं है। ऋण वगैरह देने से किसी को भी बचिएगा। पत्नी के साथ मतभेद आपकी कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से उनको दुश्मन मत बनाइएगा। कोई भी शुभ काम करना हो, तीर्थ, दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप, मांगलिक धार्मिक कृत्य, तो शुक्र और शनि की दशा का इस्तेमाल करिए। यात्रा करनी हो तो आप गुरु और चंद्रमा की दशा में यात्रा कर सकते हैं। आपका इम्यून कमजोर है, इस वजह से रक्तचाप वगैरह ठीक रहे। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमजोरी होती रहती है। मंगल और शनि है, इस वजह से फेफड़े से संबंधित समस्या होती है। कई बार व्यक्ति का मेंटल अनस्टेब्लिशमेंट होना भी देखा जाता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति न्यायप्रिय है, इसमें कोई दोष नहीं है। बाकी की चीजें अगर मैं बता दूं
तो संतान से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप शनि और गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सिर्फ देखना है कि कौन सी दशा चल रही है और कौन सा काम है। इन्वेस्टमेंट करना हो, जमीन जायदाद, कपड़े, घड़ी खरीद, कुछ भी खरीदना हो, जो मतलब जो आजकल की जो सांसारिक वस्तुएं हैं, तो आप गुरु की दशा के साथ साथ शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर में भी नक्षत्र के आधार पर हस्त, उत्तरा, फाल्गुनी, भरणी, अश्विनी, रोहिणी, ये सब नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ पुनर्वसु और पुष्य भी। दिन आपके लिए गुरुवार का और बुधवार का बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब और उत्तर दिशा में, मतलब ईशान कोण में। ऑस्ट्रेलिया वैसे शायद पूरब में ही है ना, तो ठीक है। इसके साथ साथ मैत्री कर सकते हैं मकर और वृष वालों से। शत्रुता कभी ना करें जिनका नाम तुला राशि से, वृश्चिक राशि से, मीन राशि से और सिंह राशि से आता हो, उनसे शत्रुता कभी ना करें। क्लियर है। आगे बढ़ के दशाओं के क्रम में बात करता हूं तो आपकी कुंडली में होरा चक्र और बाकी के अन्य वर्ग चार्ट के आधार पे हमें शुक्र की दशा में धर्म का काम बढ़ाना होगा। मंगल की दशा में अपनी दिनचर्या फोकस करनी होगी। शनि की दशा में आलस्य और अपने आप को अकेलेपन से बचाना होगा। सूर्य की दशा में धन से संबंधित थोड़ी सी चिंता सता सकती है। बुध की दशा में हम कंफ्यूज और निर्णय गलत ले सकते हैं। गुरु और चंद्रमा की दशा में हम कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर के भी सामान्यतया कुछ कमज़ोर निर्णय ले सकते हैं। ये नेगेटिव हो सकती हैं इन दशाओं में। बाकी की चीज़ें, बाकी के अन्य वर्ग चार्ट के आधार पे शुक्र, सूर्य, मंगल, राहु और केतु, इनकी दशाएं अल्टीमेटली आपको अच्छा बीतेगी। जबकि शनि, गुरु, चंद्रमा और बुध की दशा थोड़ा मानसिक कष्ट देने वाली, थोड़ी थोड़ी रूखापन देने वाली और मेहनत करके धन देने वाली और कमाने वाली जाएगी। भाग्य का बल आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। माता का सुख बहुत अच्छा है। पिता का अनुभव बहुत अच्छा देख रहा हूं। पिता कारोबार, नौकरी करने वाले, उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा बहुत परेशान ही देख रहा हूं। इस वजह से उनके स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस कुंडली में कमजोर जो दशा बीतेगी, जहां पे बहुत कष्ट होगा, केतु में चंद्रमा, केतु में राहु, राहु में केतु, केतु में बुध, बुध में केतु, सूर्य में शुक्र, सूर्य में चंद्रमा। ये जब कभी भी अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर में इन ग्रहों का ऐसे आए ना, तो थोड़ा सावधान होना चाहिए। यात्रा वगैरह में, किसी को देन लेने में, स्वास्थ्य में, इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।